फूट डालो और राज करो। कि अंग्रेजों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कहीं भारत के लोग बिल्कुल मतलब एकजुट उनके होकर खिलाफ खड़े ना हो जाएं। बिल्कुल। तो उन्होंने समाज को बांटने को ही एक तरह से अपनी नीति का आधार बना लिया। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी। नहीं, ये एक सक्रिय रणनीति थी। और दिलचस्प बात यह है कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो अंग्रेजों का रवैया खासकर पढ़े लिखे भारतीयों के प्रति एकदम बदल गया। अच्छा, हाँ, कैसे? पहले शायद थोड़ी नरमी रही हो, लेकिन अब उन्हें लगा कि भाई ये वर्ग तो उनके शासन के लिए सीधी चुनौती पेश कर सकता है। तो इस बदलती सोच ने उनकी रणनीति को कैसे प्रभावित किया? मतलब अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए कुछ खास किया उन्होंने? यहीं पर हाँ, उनकी रणनीति का एक अहम पहलू सामने आता है। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा, उन्हें भारत के भीतर से ही सहयोगी चाहिए। सहयोगी, हाँ। और उन्होंने सहयोगी किसे बनाया? समाज के उन तबकों को जो कह सकते हैं बदलाव के सबसे ज्यादा खिलाफ थे। जैसे कुछ रियासतों के राजकुमार, बड़े जमींदार। ये वो लोग थे जिनका हित पुरानी व्यवस्था बनाए रखने में था। ओ, यानी अंग्रेजों ने प्रगतिशील ताकतों के बजाय रूढ़िवादी ताकतों से हाथ मिला लिया। बिल्कुल। इसका नतीजा क्या हुआ होगा फिर? सीधा नतीजा ये हुआ कि जो थोड़े बहुत सामाजिक सुधारों को अंग्रेज पहले शायद समर्थन दे भी रहे थे, उससे उन्होंने हाथ खींचना शुरू कर दिया। क्यों? डर था क्या? हाँ, डर था कि सामाजिक सुधारों से समाज में चेतना बढ़ेगी, लोग संगठित होंगे, जो उनके हित में नहीं था। सीधी सी बात है। तो इसके साथ ही उन्होंने इन प्रतिक्रियावादी सहयोगियों को मजबूत किया। इससे क्या हुआ? भारतीय समाज में विभाजन और गहरा हो गया। और जैसा कि अक्सर होता है, जब प्राथमिकता नियंत्रण और सैन्य ताकत होती है तो आम लोगों से जुड़े मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल। भारी भरकम खर्च, युद्धों का खर्च भी भारत पर ही डाला जा रहा था। बिल्कुल। आप सोचिए, अगर देश का ज्यादातर राजस्व सेना, प्रशासन, युद्धों पर खर्च हो रहा है तो फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, सफाई जैसी बुनियादी सामाजिक सेवाओं के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि इन क्षेत्रों का विकास बुरी तरह पिछड़ गया। ये तो दिखाता है कि साम्राज्य की प्राथमिकताएं क्या थीं। बिल्कुल। अपना नियंत्रण बनाए रखना, विस्तार करना, भले ही उसकी कीमत आम भारतीय चुकाए। नियंत्रण की इसी कड़ी में अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कसने की भी कोशिशें हुईं। इसका एक उदाहरण हमें शुरुआती श्रम कानूनों में दिखता है। हाँ। 1881 और 1891 के भारतीय कारखाना अधिनियमों का जिक्र मिलता है। बताया गया है कि ये खासकर बाल श्रम को नियंत्रित करने के लिए लाए गए थे। हाँ, 1881 के अधिनियम ने पहली बार, देखिए, 7 साल से कम उम्र के बच्चों के कारखानों में काम करने पर रोक लगाई। अच्छा। और 7 से 12 साल के बच्चों के लिए काम के घंटे दिन में 9 तक सीमित किए। महीने में 4 छुट्टियों का प्रावधान भी था। और हाँ, कुछ हद तक मशीनरी के आसपास बाड़ लगाने जैसे सुरक्षा उपाय भी अनिवार्य किए गए। ठीक है। और फिर 1891 में इसे और आगे बढ़ाया गया। जी, 1891 के अधिनियम ने बच्चों की न्यूनतम आयु 7 से बढ़ाकर 9 साल कर दी और अधिकतम आयु 12 से 14 साल। काम के घंटे भी घटाकर दिन में 7 कर दिए गए और साथ ही पहली बार महिलाओं के लिए भी काम के घंटे तय किए गए। महिलाओं के लिए भी? हाँ, दिन में 11 घंटे, जिसमें 1.5 घंटे का ब्रेक शामिल था। और एक महत्वपूर्ण बात, सभी मजदूरों के लिए हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी अनिवार्य कर दी गई। पुरुषों के घंटे तय नहीं थे, ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन ये जानना दिलचस्प होगा कि इन कानूनों के पीछे सिर्फ मानवीय सरोकार थे या कुछ और भी चल रहा था? अक्सर ऐसी नीतियों के पीछे कई वजह होती हैं ना? ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। देखिए, बेशक ब्रिटेन में भी उस दौर में श्रम सुधारों की बात हो रही थी, उसका कुछ असर यहाँ भी पड़ा। मानवीय पहलू को हम नकार नहीं सकते। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा कारण था, ब्रिटेन के लंकाशायर और मैनचेस्टर के कपड़ा उद्योग का दबाव। अच्छा, वो क्यों? भारतीय मिलों में सस्ता श्रम था, तो वो ब्रिटिश मिलों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। तो ब्रिटिश उद्योगपति चाहते थे कि भारत में श्रम महंगा हो जाए ताकि उनकी कंपटीशन वाली क्षमता बनी रहे। ओह, तो ये बात थी। हाँ, इसलिए इन कानूनों को पूरी तरह परोपकारी कहना शायद सही नहीं होगा। ये ब्रिटिश आर्थिक हितों से भी गहरे जुड़े हुए थे। ये दिखाता है कि नीतियां कितनी जटिल और बहुस्तरीय थीं। नियंत्रण का एक और तरीका था विचारों पर नियंत्रण रखना। प्रेस की आजादी पर पाबंदियां लगाने की कोशिशें भी हुईं। लॉर्ड लिटन का 1878 का वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, ये तो काफी बदनाम है। बिल्कुल। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट इसलिए कुख्यात था क्योंकि ये साफ तौर पर भारतीय भाषाओं के अखबारों को निशाना बनाता था। अच्छा,
सिर्फ भारतीय भाषाओं के? हाँ, जबकि अंग्रेजी प्रेस पर वैसी सीधी पाबंदियां नहीं थीं। अंग्रेजों को डर था कि स्थानीय भाषाओं के अखबार वो राष्ट्रवाद की भावना भड़का सकते हैं, जनता को उनके खिलाफ लामबंद कर सकते हैं। ये नस्लीय भेदभाव का भी एक साफ उदाहरण था। हालांकि इस कानून का काफी विरोध हुआ और इसे वापस लेना पड़ा। हाँ, भारतीय जनमत का दबाव इतना ज्यादा था कि 1882 में लॉर्ड रिपन को इसे रद्द करना पड़ा। लेकिन ये घटना दिखाती है कि ब्रिटिश शासक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपने शासन के लिए एक संभावित खतरे के तौर पर देखते थे। और इसी संदर्भ में हमें उस व्यापक श्वेत नस्लवाद या कह लें नस्लीय श्रेष्ठता की भावना को भी ध्यान में रखना होगा, जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, ये एक व्यवस्थागत सच था। व्यवस्थागत सच, इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाएंगे? इसका मतलब है कि ये सिर्फ कुछ अंग्रेजों का व्यक्तिगत रवैया नहीं था, ये पूरी प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था में रचा बसा था। भारतीयों को, चाहे वे कितनी भी काबिल क्यों ना हो, उच्च नागरिक और सैन्य पदों से जानबूझकर बाहर रखा जाता था। अच्छा। ये माना जाता था कि भारतीय शासन करने या नेतृत्व करने के लायक हैं ही नहीं। अच्छा। और ये जिम्मेदारी सिर्फ गोरी नस्ल की है। ये सोच उनकी कई नीतियों और निर्णयों के पीछे काम कर रही थी। तो हमने देखा कि कैसे प्रशासन और कानूनों के जरिए नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश हुई। अब जरा सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों की ओर बढ़ते हैं। हाँ। सूत्र बताते हैं कि इन नीतियों पर यूरोप में चल रही बड़ी उथल-पुथल का भी असर पड़ रहा था। मतलब 18वीं और 19वीं सदी यूरोप के लिए बड़े बदलावों का दौर था। निश्चित रूप से। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, जिसने उत्पादन के तरीके बदल दिए। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे दिए। और बौद्धिक स्तर पर ज्ञानोदय का युग चल रहा था। तर्क, विज्ञान, मानवतावाद पर जोर था। इन नए विचारों की गूंज ब्रिटेन तक पहुंची और वहां से भारत में ब्रिटिश सोच को भी इन्होंने प्रभावित किया। तो इन नए यूरोपीय विचारों ने भारत संबंधी ब्रिटिश नीतियों को कैसे आकार दिया? क्या सभी अंग्रेज एक ही तरह से सोचते थे भारत के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत को लेकर अंग्रेजों के बीच भी अलग अलग मत थे। मोटे तौर पर 3 तरह के दृष्टिकोण देखे जा सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहले थे रूढ़िवादी, मतलब कंजर्वेटिव्स। ये लोग भारत में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि भारत की अपनी पुरानी संस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, उनमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बस शासन पर पकड़ बनाए रखो। ठीक है। और दूसरे? दूसरे थे पितृसत्तात्मक साम्राज्यवादी, पैटर्नलिस्टिक इंपीरियलिस्ट्स। ये लोग मानते थे कि भारतीय समाज और संस्कृति पिछड़ी हुई है और अंग्रेजों का ये कर्तव्य है कि वो भारत पर शासन करके उसे सभ्य बनाएं। कर्तव्य? हाँ, वो खुद को एक अभिभावक की तरह देखते थे, जैसे बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हों। लेकिन साथ ही भारतीय संस्कृति को कमतर भी आंकते थे और शासन को सही ठहराने के लिए वो अक्सर भारत की सामाजिक कुरीतियों का हवाला देते थे। समझ गई। और तीसरा दृष्टिकोण जो शायद इन नए विचारों से ज्यादा प्रभावित था? हाँ, वो थे रेडिकल्स। ये लोग यूरोप के मानवतावादी और तर्कसंगत विचारों से ज्यादा प्रभावित थे। वे भारत में सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को खत्म करना चाहते थे। आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि विज्ञान और तर्क के जरिए ही भारत प्रगति कर सकता है। लेकिन क्या ये बदलाव सिर्फ बाहर से ही आ रहे थे? उसी दौरान भारत के भीतर भी तो सामाजिक सुधार की आवाजें उठ रही थीं। नोट्स में भारतीय पुनर्जागरण का जिक्र है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सर सैयद अहमद खान, कितने ही भारतीय समाज सुधारक थे जो अपने ही समाज की बुराइयों पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। वे आधुनिक शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, जाति प्रथा के उन्मूलन जैसे मुद्दों पर काम कर रहे थे। ये दिखाता है कि भारतीय समाज अंदर से भी बदलाव के लिए तैयार हो रहा था। तो ब्रिटिश सरकार के सामने एक अजीब सी स्थिति बन गई होगी। एक तरफ वे कुछ आधुनिकीकरण चाहते थे ताकि प्रशासन आसान हो, भारत उनके माल के लिए बेहतर बाजार बने, और दूसरी तरफ भारतीय खुद ही सुधारों की मांग कर रहे थे। हाँ, ये अंग्रेजों के लिए एक दुविधा थी। बिल्कुल, अगर वे सुधारों का समर्थन करते तो रूढ़िवादी तबका नाराज हो सकता था जिनसे वे गठजोड़ कर रहे थे। अच्छा। और अगर वे सुधारों को पूरी तरह नजरअंदाज करते तो पढ़ा लिखा प्रगतिशील भारतीय वर्ग उनसे दूर हो सकता था। और सबसे बड़ा डर क्या था कि ज्यादा आधुनिकीकरण और शिक्षा से राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होगी, जो आखिरकार उनके शासन को ही चुनौती देगी। इसलिए उनकी नीति अक्सर हिचकिचाहट भरी और कह सकते हैं विरोधाभासी रही। इस पूरी तस्वीर में ईसाई मिशनरियों की क्या भूमिका थी? वे भी तो पश्चिमीकरण और बदलाव की बात कर रहे थे। मिशनरियों की भूमिका काफी जटिल और दिलचस्प है।
देखिए, उनका मुख्य उद्देश्य तो ईसाई धर्म का प्रचार करना था, जिसे वे श्रेष्ठ मानते थे। हाँ, लेकिन अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग समूहों का इस्तेमाल किया या उनसे सहयोग लिया। जैसे कि उन्होंने रेडिकल्स का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक सोच भारतीय धर्म और संस्कृति की जड़ें कमजोर कर देगी, जिससे लोगों का ईसाई धर्म अपनाना आसान हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी तरफ उन्होंने साम्राज्यवादियों का भी साथ दिया, क्योंकि अपने धर्म प्रचार के काम के लिए उन्हें अंग्रेजी राज द्वारा स्थापित कानून व्यवस्था और सुरक्षा की जरूरत थी। और क्या व्यापारिक हितों से भी कोई जुड़ाव था इनका? हाँ, उन्होंने ब्रिटिश व्यापारियों और पूंजीपतियों से भी समर्थन मांगा। उनकी दलील ये थी कि अगर भारतीय ईसाई बन जाएंगे तो वे पश्चिमी रहन-सहन अपनाएंगे और ब्रिटिश माल के बेहतर ग्राहक साबित होंगे। ओह, आप देख सकते हैं कि उनके धार्मिक उद्देश्य किस तरह साम्राज्य के राजनीतिक और आर्थिक हितों के साथ मिल गए थे। लेकिन जैसा कि सूत्र बताते हैं, एक ब्रिटिश रिट्रीट यानी अंग्रेजों का पीछे हटना भी हुआ। इसका क्या मतलब है? क्या भारतीय समाज ने इन बाहरी प्रभावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया? इसका मतलब ये है कि भारतीय समाज ने पश्चिमी विचारों और शिक्षा को अपनाया जरूर, लेकिन अपनी शर्तों पर। अपनी शर्तों पर? हाँ, उन्होंने सिर्फ नकल नहीं की, बल्कि इन नए विचारों को अपनी जरूरत के हिसाब से ढाला और अपनी प्राचीन संस्कृति और पहचान पर भी जोर दिया। राष्ट्रवाद की भावना तेजी से फैली। भारतीयों ने अपने समाज को खुद सुधारने और आधुनिक बनाने का बीड़ा उठाया। अंग्रेजों का जो एजेंडा था कि वे भारतीय समाज को पूरी तरह अपने सांचे में ढाल देंगे, वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। भारतीय समाज ने अपनी जीवंतता और कह सकते हैं अनुकूलन क्षमता का परिचय दिया। ये तो हुई सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों की बात। अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, रियासतें और विदेश नीति। जी, सीधे ब्रिटिश शासन वाले भारत के अलावा बहुत सारी रियासतें भी थीं। जी। उनके प्रति अंग्रेजों की क्या नीति थी? रियासतों के प्रति नीति समय के साथ बदली, लेकिन 1857 के बाद जो नीति स्थापित हुई वो काफी स्पष्ट थी। ब्रिटिश सर्वोपरिता की स्थापना, मतलब ब्रिटिश हुकूमत सबसे ऊपर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ रियासतों के लिए? यानी रियासतें अपने आंतरिक मामलों में कुछ हद तक स्वायत्त रह सकती थीं शायद, लेकिन बाहरी मामलों और रक्षा पर पूरा नियंत्रण अंग्रेजों का होगा और वे ब्रिटिश क्राउन के अधीन मानी जाएंगी। और इसका कोई प्रतीकात्मक प्रदर्शन भी हुआ, कुछ सिंबॉलिक? हाँ, बिल्कुल। 1876 में जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसर-ए-हिंद यानी भारत की सम्राज्ञी की उपाधि धारण की, हाँ, तो ये इसी बात का ऐलान था कि अब पूरा भारत, जिसमें रियासतें भी शामिल हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का अंग है और उनकी सत्ता सर्वोच्च है। तो क्या रियासतों की आजादी कम होती गई? धीरे धीरे रियासतों के असल स्वायत्तता कम होती गई। वे काफी हद तक ब्रिटिश रेजिडेंट के निर्देशों पर चलने लगीं। अंग्रेजों ने रियासतों को अपने साम्राज्य के स्तंभ के रूप में देखा कि जरूरत पड़ने पर उनके काम आ सकें। ठीक है। और भारत की विदेश नीति, क्या भारत की कोई अपनी स्वतंत्र विदेश नीति थी या वो भी लंदन से ही तय होती थी? नहीं, भारत की कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं थी। भारत की विदेश नीति पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के वैश्विक हितों से तय होती थी। और इसके पीछे क्या मकसद थे? मुख्य तौर पर 3 मकसद थे। पहला, भारत जो कि ब्रिटिश ताज का सबसे अनमोल रत्न माना जाता था, उसकी सीमाओं को सुरक्षित रखना, खासकर उत्तर पश्चिम से रूसी साम्राज्य के विस्तार के खतरे को देखते हुए। और दूसरे 2 मकसद? दूसरा मकसद था ब्रिटिश व्यापार और वाणिज्य के लिए नए बाजार और अवसर खोजना और उनका विस्तार करना। और तीसरा एशिया और अफ्रीका में अपने दूसरे यूरोपीय प्रतिद्वंदियों जैसे फ्रांस, जर्मनी, रूस वगैरह के बढ़ते प्रभाव को रोकना, उन्हें अपने रणनीतिक हितों वाले क्षेत्रों से दूर रखना। इसका नतीजा क्या हुआ? क्या भारत अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रह पाया इस वजह से? बिल्कुल नहीं। इन ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ कई महंगे और सच कहें तो अनावश्यक युद्धों में घसीटा गया। जैसे अफगानिस्तान के साथ बार-बार युद्ध हुए, बर्मा यानी म्यांमार पर कब्जा किया गया, तिब्बत में हस्तक्षेप किया गया। इन सब युद्धों का बोझ किस पर पड़ा? भारतीय खजाने पर। और भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ना पड़ा। भारत की विदेश नीति का इस्तेमाल कह सकते हैं पूरी तरह से ब्रिटेन के वैश्विक शतरंज की बिसात पर एक मोहरे के तौर पर किया गया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या मुख्य बातें उभर कर आती हैं? क्या कह सकते हैं हम? देखिए, ये साफ है कि भारत में ब्रिटिश नीतियां किसी एक सीधी रेखा में नहीं चली। वे बहुआयामी थीं, जटिल थीं और समय के साथ बदलती रहीं।
हाँ, लेकिन उनके मूल में कुछ चीजें लगातार बनी रहीं। भारत पर नियंत्रण बनाए रखना, यहाँ के संसाधनों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना और अपने वैश्विक रणनीतिक हितों को साधना। और इसके लिए उन्होंने तरीके भी कई अपनाए। समाज को बांटने की, फूट डालो और राज करो की नीति, हाँ, रूढ़िवादी ताकतों के साथ गठजोड़, प्रेस पर नियंत्रण, हाँ, नस्लीय भेदभाव हाँ, और सामाजिक सांस्कृतिक बदलावों को भी अपने हिसाब से दिशा देने की कोशिश की। बिल्कुल। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये नीतियां सिर्फ कागज पर नहीं रहीं। इन्होंने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और यहाँ तक कि मानस पर भी बहुत गहरा और स्थायी असर डाला। हाँ, ये तो है। प्रशासन का जो ढांचा हमें विरासत में मिला, समाज में जो कुछ विभाजन आज भी मौजूद हैं, अर्थव्यवस्था की जो दिशा रही, इन सब पर कहीं न कहीं उन 150-200 सालों की नीतियों की छाप देखी जा सकती है। और शायद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना ठीक रहेगा। जरूर। हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश नीतियों ने लगभग हर मोड़ पर भारतीय विकास के हितों, जैसे सामाजिक सेवाओं का विस्तार हो, समानता हो या स्वदेशी उद्योगों का विकास हो, इनके ऊपर अपने साम्राज्यवादी हितों को प्राथमिकता दी। नियंत्रण, राजस्व वसूली, रणनीतिक बढ़त। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि क्या उन प्राथमिकताओं की गूंज, मतलब बाहरी या कुछ खास तबकों के हितों को आम जनता के विकास पर तरजीह देने की प्रवृत्ति आज भी हमारे इस क्षेत्र की प्रशासनिक या सामाजिक संरचनाओं में किसी न किसी रूप में सुनाई देती है? गहरा सवाल है। क्या वो पुराने पैटर्न पूरी तरह मिट गए हैं या उन्होंने बस नया रूप ले लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जा सकता है। ये सचमुच एक गहरा सवाल है, जो हमें अपने वर्तमान को समझने के लिए अपने अतीत को खंगालने की प्रेरणा देता है। इसी विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।